नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। आज हम आपके लिए एक और नया सब्जेक्ट लेके आए जो है स्टील स्ट्रक्चर्स। आज हम इसके MCQs करेंगे जिसका लेवल भी क्या रहेगा, इजी लेवल रहेगा। ठीक है, ये हमारा इस सीरीज का लास्ट सब्जेक्ट है। 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे इसको इंक्लूड करके। फिर हम उसके ही ये जो 7 सब्जेक्ट हैं इसी के क्वेश्चन रिपीटेटिव ऑर्डर में करेंगे, यानी कि 1 या 2 सेशन पहले इजी लेवल के, फिर उसके बाद हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके बाद हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। जब तक आप हमें टेलीग्राम चैनल पे हार्ड क्वेश्चन भेजते रहेंगे, जब एक प्रॉपर हार्ड क्वेश्चन हमारे पास हो जाएंगे फिर उसके बाद हम आपके लिए हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड M8.8 बोल्ट। M8.8 बोल्ट का ग्रेड दे रखा है, M8.8 ग्रेड का बोल्ट दे रखा है, तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। आपने एक शॉर्ट वीडियो में देखा होगा जो हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर एक जीरो ऐड कर देना है। 8 8 से कितना होता है, 64 होता है, और फिर एक जीरो ऐड कर देना है तो 640 MP हमारी क्या हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर हम हमने वहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना भी सीखा था। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना भी सीखा था। उसमें क्या करते थे, उसमें हम स्टार्टिंग वाला लेते थे और 2 जीरो ऐड कर देते थे, है ना। तो 800 मेगापास्कल क्या होगी इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई हमारी 640 MPa। तो यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ पूछी हुई है, तो 640 न्यूटन पर mm² हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आपने ये शॉर्ट ट्रिक नहीं देखी है तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट सेल नॉट बी लेस देन। किससे कम नहीं होनी चाहिए, जो हमारा मिनिमम पिच है वो किससे रिवेट की, ठीक है। D 1.5D 2D या 2.5D। तो आपने पढ़ा होगा मिनिमम पिच क्या होती है, 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, है ना। तो आपने पढ़ा होगा मिनिमम पिच क्या होती है, 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। ये हमेशा नॉमिनल डाया होता है, ग्रॉस डाया नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज़, डाया ऑफ रिवेट। तो 2.5D बोल सकते हैं आप इसको। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम मैक्सिमम पिच की बात करें तो शायद आगे क्वेश्चन है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेंशन मेंबर होता है उसमें कितनी लेते हैं हम, 16T या 200 mm, और जो कंप्रेशन मेंबर होता है उसमें 12T या 200 mm लेते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा ये। जब हम टैकिंग रिवेट की बात करते हैं तो कितना हो जाता है, 32T या 300 mm, जो इनमें से कम हो। और जो T क्या होता है हमारा, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होता है, ये आपने पढ़ा होगा। बाकी आगे क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे और अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम एंड डिस्टेंस फॉर 20 mm डायमीटर बोल्ट व्हेन एजेस आर कट बाय मशीन फ्लेम। जो हमारे एजेस हैं वो मशीन फ्लेम से कट है, और हमें क्या दे रखा है, बोल्ट का डायमीटर दे रखा है 20 mm। निकालना क्या है, मिनिमम एंड डिस्टेंस। तो आपको क्या दे रखा है, डाया ऑफ बोल्ट दे रखा है कितना, 20 mm। तो डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा, डाया ऑफ बोल्ट होल कितना हो जाएगा, आपने वो पढ़ा होगा ना, 12 से 14 और 16 से 24, है ना, ऐसा आपने पढ़ा होगा। फिर 24 से ज़्यादा इसमें कितना ऐड करते हैं, 1.5, इसमें 2, इसमें 3, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा ना। आगे शायद क्वेश्चन है तो आप देखिए वहाँ पे। तो ये डाया बोल्ट होल कितना हो जाएगा हमारा, 20 + 2 mm, यानी कि 22 mm। क्योंकि जो हमारा एंड डिस्टेंस का मिनिमम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ होल डाया, है ना। होल का डाया लेते हैं इसमें हम, गोल्ड का डाया नहीं लेते हैं। तो ये कब बात हो रही है, ये बात हो रही है जब मशीन कट है, जब मशीन से कट करा हुआ है, यानी कि स्मूथ कट है, तब ये 1.5 होता है। अगर हम हाथ से काटते हैं
तो कितना होता है 1.7 टाइम्स ऑफ होल डाया होता है, तो 1.5 टाइम्स ऑफ 22 mm, 11 दूनी 22, क्या आता है 33, है ना, तो 33 mm हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम हैंड कट की बात करें तो कितना होता है हमारा 1.7 टाइम्स ऑफ होल डाया, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द स्ट्रक्चरल स्टील इज 0.692 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, 0.769 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, 0.5 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, या 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमारे जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस बोल सकते हैं आप इसको, वो कितना होता है 0.769 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। ये आपने पढ़ा होगा, जी की वैल्यू हमने पढ़ी थी ना, वहाँ पे भी पढ़ी थी हमने जब आरसीसी की में बात करी थी, या और सोम में भी बात करी थी, तो हम क्या लेते हैं सी एस टेस अपॉन सी एस टेन, है ना। तो ये स्ट्रक्चर स्टील के लिए कितना होता है 0.769 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, या एमपी, मेगा पास्कल में भी यही होता है ना, मेगा पास्कल ही यूनिट है ये। बाकी आपको यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो पता ही है, 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और डेंसिटी ऑफ स्टील भी आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब में होती है ना, ये भी आपको याद होगा। और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा भी हमने पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में, 1.2 into 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस में होता है। और तो कुछ बचता नहीं आपका। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा था ना आपसे एल्यूमिनियम का, अगर शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए कितनी होती है, तो इसका अप्रॉक्स 1/3 कर देना है, ठीक है। तो 1/3 ऑफ जी स्टील ऐसा बोल सकते हैं आप। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15, तो 5 ऐसे करके समथिंग आता है, तो हम 0.26 करके लिख लेते हैं इसको, है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी आपसे पूछा जाता है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, लाइव लोड डिवाइडेड बाय डेड लोड, फेलियर लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड, टोटल लोड डिवाइडेड बाय डेड लोड, या डायनेमिक लोड डिवाइडेड बाय स्टैटिक लोड। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अल्टीमेट कोलैप्स लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड, या आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं फेलियर लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड, है ना। इसको हम लैम्डा से दिखाते हैं, अल्टीमेट कोलैप्स लोड, आप पीयू बोल सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड, है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे इसको दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, शेप फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। जो शेप फैक्टर होता है वो शेप पे डिपेंड करता है, जो लोड फैक्टर होता है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉर द सेम डेप्थ द हैवियर सेक्शन इज, इनमें से हैवियर सेक्शन कौन सा है, ठीक है, ISLB, ISMB, ISHB या ISWB। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ISHB हैवियर पूछा है ना, ISHB, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। LB की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम हो गया, ये लाइट वेट बीम हो गया, ये मीडियम वेट हो गया MB, मीडियम वेट, ये हैवी वेट हो गया,
हैवी वेट हो गया। डब्लू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वाइट फ्लैंज, है ना, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो आपको ना एक चीज याद रखनी है, जो एल बी है, एस एल बी है, इसको आपने लॉन्ग से याद नहीं रखना है, इसको हमेशा लाइट वेट से ही याद रखना है, ठीक है। बाकी तो आपको किसी में कंफ्यूजन नहीं होगा, एल एस एल बी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है किसी किसी बच्चों को, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना, लाइट वेट ही होता है इसका मतलब हमेशा। द वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रॉड पर मीटर लेंथ इज, वेट पूछा हुआ है 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रॉड का पर मीटर लेंथ में, ठीक है, कितना होता है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील मैंने आपको बताई थी 7850 kg पर मीटर क्यूब, है ना, यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, कहाँ गया, याद ऊपर है क्या, ये पढ़ा है ना हमने, डेंसिटी ऑफ स्टील, इससे आप निकाल सकते हैं। डेंसिटी क्या होती है हमारी, वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना, केजी, ये वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो केजी पर, यहाँ पर अपने वेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी कितनी होती है 7850, और अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 डी स्क्वायर, ये मीटर क्यूब में होता है, तो mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया 5/4 डी स्क्वायर, यानी कि ये एरिया हो गया, और वॉल्यूम के लिए 1 मीटर, क्योंकि पर मीटर पूछा हुआ है ना, तो 1 मीटर के लिए निकालेंगे तो 1 मीटर हो गया। तो आपने इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं है, वहाँ पे लिखना नहीं है इतना, बस आपको सीधे ये लिख लेना है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बाकी आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7850, 5/4 को 22/7 लिख लेते हैं, इंटू 4 कर लेते हैं, इसको इतना ही रख लेते हैं, ताकि क्योंकि यूनिट जो है हमारी, जो हमारे ऑप्शन है वो काफ़ी दूर दूर है, 0.62, 0.32, 0.42, 0.22, तो आप पॉइंट को नहीं भी ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मैंने आपको बताया कि हमें कैलकुलेशन इसी तरीके से करनी है। तो पहले 2 से काट देते हैं 11, 2 ये हो गया, इसको 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक 7 एकम 7, यानी इसको 2 मान लेते हैं अप्रॉक्स, तो फिर 2 से काट देते हैं इसको, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, तो कितना हो गया 561 इंटू 11, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, 1 67, 6 बचा, 11 पंजे 55, 55 6 61, तो ये कितना हो गया 61 71, तो 60 थोड़ा सा ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि हमने थोड़ा वो करा था इसको, तो 61.71 के आसपास आ रहे हैं। ये मैंने आपको वैसे नहीं बताया कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये हमें नहीं पता है, ठीक है, ये हमें बस इतना पता है 6171 आ रहा है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो 62 के आसपास मान लेते हैं। अब हम पॉइंट को भी ऐसे 4 पहले ले जाएंगे आप पॉइंट को, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना, स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे। बाकी आप पॉइंट को नहीं भी ध्यान रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमें काफ़ी दूर दूर दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपने हमारे पहले के सेशन देखे होंगे, तो हम कैलकुलेशन इस हिसाब से करते हैं ताकि मैं पेपर में इजी हो कैलकुलेशन करना। जब कैलकुलेटर दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब कैलकुलेटर नहीं दे रखा है तो हमें कैलकुलेशन इजी करनी है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना करा है, आपको सीधे ये लिखना है, फिर 22/7 डिवाइडेड बाय 4 या 3.14 करके भी कर सकते हैं आप इसको, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो उस टाइम पे ना, मतलब ऑप्शन के हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन है, इन एन आई सेक्शन ऑलमोस्ट ऑल शेयर फोर्स इज टेकन बाय, जो आई सेक्शन में जो शेयर फोर्स होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, वेब के द्वारा, टॉप फ्लेंज के द्वारा, बॉटम फ्लेंज के द्वारा, या हाफ द डेप्थ ऑफ ईच फ्लेंज के द्वारा। तो हमारा आई सेक्शन, मान लीजिए कोई आई सेक्शन है ना, ये हमारा आई सेक्शन हो गया, और ये इसका मिडिल वाला पार्ट हो गया। तो आपने ऐसे करके बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम पढ़ा होगा, है ना, ऐसे करके, ऐसे करके,
और जो हमारा सी स्ट्रेस डायग्राम होता है वो कैसे बनता है वो हम क्लास में पढ़ते ही हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है ना, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। ये क्या हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम और ये हमारा शेयर स्ट्रेस डायग्राम। तो आप देख पा रहे हैं क्या पूछा है मुझसे ऊपर, ऑलमोस्ट ऑल शेयर फोर्स। तो जो हमारा शेयर फोर्स है वो किसके द्वारा हो रहा है, शेयर स्ट्रेस वाला यहाँ पे ये वेब में हो रहा है, ये वाला फ्लैंज, इसको फ्लैंज बोलते हैं, इसको आप वेब बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सारा शेयर फोर्स किसके द्वारा लिया जा रहा है, वेब के द्वारा लिया जा रहा है ना। तो शेयर फोर्स तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेब, चलो अलग पेन से लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। वेब रजिस्ट शेयर फोर्स। और अगर हम फ्लैंज की बात करें तो वो क्या लेता है, बेंडिंग मोमेंट लेता है। फ्लैंज सॉरी रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट। हम देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लैंज यहाँ पे होता है और सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे हो रहा है हमारा, यहाँ पे रजिस्ट कर रहे हैं, तो फ्लैंज हमारे बेंडिंग मोमेंट लेते हैं। और यहाँ पे क्या हमारा वेब है, तो सबसे ज़्यादा शेयर कौन ले रहा है, हमारा वेब ले रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछे गए लग एंगल्स के बारे में। आर यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, आर अनइक्वल एंगल्स, इंक्रीज शेयर लेग्स, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो लग एंगल समझने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ये है इमेज, एक और इमेज ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये तो आपका मेन एंगल हो गया, ये वाला एंगल एल एंगल ऐसे करके होता है, ये इंटूसिव सेक्शन बोल सकते हैं आप, आगे को ऐसे करके ले रखा है, ये मेन एंगल है। तो इसमें क्या हो रखा है, अगर आप हमें मान लेते हैं हमें कितने चाहिए, 8 वोल्ट चाहिए ताकि इसको रेजिस्ट कर पाए, है ना। तो अप्रॉक्स मान लेते हैं, आपने माना कि 8 वोल्ट चाहिए इसको, इस कनेक्शन को प्रॉपर कनेक्शन बनाने के लिए, है ना। 8 वोल्ट चाहिए तो हमने 4 तो लगा दिया यहाँ पे। अगर हम 8 लगाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो मेन एंगल है उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, या कनेक्शन की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, है ना। कनेक्शन की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी ताकि यहाँ पे 8 हमारे बोल्ट आ पाए, क्योंकि 4 बोल्ट से हमारा जो कनेक्शन है वो बन नहीं पा रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ नहीं ले पा रहे हैं 4 बोल्ट। जो हमारे स्ट्रेंथ ले पाएंगे वो 8 बोल्ट ले पाएंगे, तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। बाकी हम क्या कर सकते हैं, हम एक लग एंगल का यूज़ कर सकते हैं। ये तो मेन एंगल हो गया हमारा, ये मेन एंगल हो गया। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे लग एंगल का यूज़ कर दिया। अब लग एंगल का यूज़ करके क्या हुआ, 4 बोल्ट हमने लग एंगल में लगा दिए। तो 4 बोल्ट, हमें 8 बोल्ट चाहिए थे, 4 बोल्ट इसमें हो गए, 4 बोल्ट इसमें हो गए, तो हमें 8 बोल्ट की स्ट्रेंथ मिल गई इतने मेंबर में। जबकि हमें अगर 8 बोल्ट लगाने पड़ते मेन में तो कनेक्शन बढ़ाना पड़ता, इतना रखना पड़ता, जबकि हमारा इतने में ही काम हो गया। लग एंगल को लगाया, फिर यहाँ पे ये वाले बोल्ट लगा दिए ताकि ये आपस में जुड़े रहे, है ना। ये हमारी गसेट प्लेट हो गई, ये मेन एंगल हो गया, ये लग एंगल हो गया। आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये तो हमारा मेन एंगल है, ये वाला मेन एंगल है, और इसमें 4 बोल्ट लग गए हमारे, और हमें 8 बोल्ट की जरूरत थी, तो हमने क्या करा है, लग एंगल लगा दिया। ये वाला क्या हमारा, ये वाला हमारा लग एंगल है। 4 बोल्ट इसमें लगा दिए, 4 बोल्ट इसमें हो गए, तो हमारे 8 बोल्ट की स्ट्रेंथ आ गई ऐसे, है ना। तो हमें कनेक्शन को बढ़ाना नहीं पड़ा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लग एंगल का हम यूज क्यों करते हैं, आर यूज टू रिड्यूस लेंथ ऑफ कनेक्शन, लेंथ ऑफ कनेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, है ना। आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू।
बाकी तो इसमें ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं। आर एन इक्वल एंगल इंक्रीज सी एल एक्स, तो ये डिक्रीज करते हैं सी एल एक्स को, ये आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राइम फोर्सेस आर द एडिशनल shearing force on the bolts because of long joints, bending force on the bolts because of long joints, tensile force due to flexibility of connected parts leading to deformation, या forces due to friction between connected parts। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइम फोर्स क्या है। आपने पढ़ा होगा ना हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट के बारे में, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स के बारे में, HSFG बोल्ट्स भी बोलते हैं इसमें, है ना। तो मान लेते हैं ये कोई आपका सेक्शन एंगल सेक्शन मान लेते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल के थ्रू एक हमने ले लिया है ना। एक बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है, एक बोल्ट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, आप मान लीजिए, है ना। तो HSFG बोल्ट जो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होते हैं, इसमें क्या होता है, इसके कारण यहाँ पे एडिशनल क्यू रिएक्शन जनरेट होती है। क्यू रिएक्शन क्यों जनरेट होती है, क्योंकि जो कनेक्टेड प्लेट्स हैं आपस में, यानी कि एक प्लेट यहाँ जिसको इससे जोड़ा होगा, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक प्लेट ये भी है ना, प्लेट से ही तो जोड़ा होगा इसको। ये हमारा कुछ ऐसा डायग्राम है ना, ये कनेक्टेड एक प्लेट है, ये एंगल हो गए। तो जिस एंगल को प्लेट से हमने जोड़ा है, तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है, डिफॉर्मेशन आने लगता है ना, यानी कि डिफॉर्मेशन या बेंट आने लगता है। ये हमारे बोल्ट हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो कनेक्टेड प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट या सेक्शन के बीच में क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होगा, डिफॉर्मेशन आने लगेगा, या तो डिफॉर्मेशन आने लगेगा या तो बेंट होने लगेगी। तो क्या होगा, ये क्यू रिएक्शन जनरेट होगी। आपने पढ़ा होगा क्यू रिएक्शन आती है यहाँ पे, एक कहाँ पे आती है, फ्लेंज पे आती है ना, टॉप मोस्ट यहाँ पे हमारी क्यू रिएक्शन लगती है। तो जो एडिशनल टेंसाइल फोर्स जो हमारा जनरेट हुआ, किसके कारण, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड प्लेट्स के कारण, या उसके कारण जो डिफॉर्मेशन आया, जो बेंट आया, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्राइम फोर्स बोल देते हैं। यानी कि जो एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकते हैं आप, एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस, एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हुआ, क्यों हुआ, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स, है ना। ये कनेक्टेड पार्ट्स से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हुई, तो क्या हुआ, लीडिंग टू डिफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हुआ, डिफॉर्मेशन आया, या तो डिफॉर्मेशन आएगा या तो बेंट ही हो जाएगी, डिफॉर्मेशन बेंट ही वही है। तो क्या होगा, क्यू रिएक्शन लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे बोल्ट है, यहाँ पे बोल्ट है, तो यहाँ पे क्यू रिएक्शन लगेगी। जो ये एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हुआ इसी के कारण, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं प्राइम फोर्स, है ना। आपने पढ़ा होगा, प्राइम फोर्स बोल देते हैं हम इसी को। सो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट लीडिंग टू डिफॉर्मेशन। जो टेंसाइल फोर्स जनरेट हुई, एडिशनल टेंसाइल फोर्स जनरेट हुई क्योंकि ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स, इससे क्या हुआ, यहाँ पे डिफॉर्मेशन आया, बेंट हो गई, तो ये क्यू रिएक्शन जनरेट हुई। ये क्यू रिएक्शन क्यों जनरेट हुई, एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से। जो एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस हुआ, इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्राइम फोर्स बोल देते हैं। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ 22 mm डायमीटर बोल्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बोल्ट होल इज। हाँ, ये मैं ऊपर बात कर रहा था ना, ऊपर हमने एक क्वेश्चन कर लिया है ऐसे ही कुछ। तो हमने क्या वहाँ पे क्या पढ़ा था, 12 से 14 और 16 से 24 और 27 से ज़्यादा, है ना, हमने ऊपर देख चुके हैं। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ बोल्ट होल पूछा हुआ है। बोल्ट होल निकालने के लिए क्या करेंगे, नॉमिनल में 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, 1.5 ऐड नहीं करते, 1 ही ऐड करते हैं ना। मैंने ऊपर आपको शायद गलत बताया था, यहाँ पे 1.5 नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 ही ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, 16 से 24 में 2 ऐड करेंगे और 27 से ज़्यादा में
3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना पूछा हुआ, 22 mm डायमीटर बोल्ट का पूछा हुआ है। तो 22 mm का कितना हो जाएगा, 16 से 24 वाली रेंज में आएगा। तो 2 ऐड करेंगे, तो 22 में 2 ऐड किया 24 हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम पिच ऑफ एनी टू adjacent rivet in terms of thickness of plate T is limited to। ऊपर मिनिमम पिच की बात की थी, हमने बताया था आपको मैक्सिमम पिच का, नीचे क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका मैक्सिमम पिच का क्वेश्चन। किसका पूछा हुआ है, मैक्सिमम पिच होगा, ठीक है, 32 या 300 mm, 32 T या 200 mm, 64 T या 500 mm या 64 T या 600 mm, इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। मिनिमम पिच तो आपको पता है 2.5 D है। जब अगर हम मैक्सिमम पिच की बात करें, मैक्सिमम पिच तो 32 T या 300 mm लेते हैं टैकिंग रिवेट्स में, है ना। ये मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ, वैसे तो वहाँ पे लिखा नहीं था, यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो मैक्सिमम पिच कितनी हो जाएगी, 32 T या 300 mm हो जाएगी। बाकी अगर टेंशन मेंबर की बात करें तो 16 T या 200 mm होती है, और कंप्रेशन में 12 T या 200 mm होती है। उसमें भी 50% कर देते हैं ना जब टैकिंग रिवेट का यूज़ करते हैं। तो बस वही करा हमने। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन डिजाइन ऑफ रिवेट कनेक्शन इफ P and D are the pitch and gross dia of rivets, the efficiency of riveted joints is expressed by। तो एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट पूछा हुआ है आपसे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ईटा से डिनोट करते हैं एफिशिएंसी को, ये ईटा है। बाकी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट, ये आपने पढ़ा होगा। सॉलिड प्लेट बोल सकते हैं, सॉलिड मेन प्लेट, या मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट ऊपर रहता है, मिनिमम वाला रहता है इसमें। तो P एंड D, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, पिच में से डाया कम करेंगे इंटू T जो वाली इंटू परमिसिबल स्ट्रेस, डिवाइडेड बाय, और सॉलिड प्लेट में जैसे ये कोई प्लेट है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, ये बोल्ट हो गए, ये डाया हो गया। तो हमने ऊपर क्या, इस जॉइंट में तो क्या करा हमने, जितने भी थे उतने रिमूव कर दिए, ये टोटल P मान लेते हैं अगर। तो ये P में से क्या करा, जितने भी डाया ऑफ वो था वो माइनस करके इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट कर दिया, ऐसा करा हमने। और जबकि अगर सॉलिड प्लेट होगी तो ये तो होंगे ही नहीं, तो P इंटू टी हो जाएगा, ये T हो गया, ये P हो गया, ये P इंटू टी हो जाएगा, है ना। समझ पा रहे हैं, मैंने आपको रफली समझाया, ऐसा नहीं होता है बट आपको समझने के लिए बहुत है ना। तो P इंटू टी इंटू परमिसिबल स्ट्रेस, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तुम्हारा फॉर्मूला क्या आएगा, P माइनस डी इंटू टी डिवाइडेड बाई P इंटू टी। तो T से T भी कर जाएगा, P माइनस डी बाई P आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइज ऑफ रिवेट इज एक्सप्रेस्ड बाय द, किससे एक्सप्रेस करते हैं साइज ऑफ रिवेट को, टाइप ऑफ हेड से, लेंथ ऑफ शैंक से, या डायमीटर ऑफ शैंक से, या नन ऑफ दीज से। तो मैंने आपके लिए शायद रखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, रिवेट है। इसको हम हेड बोल देते हैं, इसको हम शैंक बोल देते हैं, नहीं आपको पता होगा। तो साइज ऑफ रिवेट हम किससे निकालते हैं, हम निकालते हैं डायमीटर ऑफ शैंक से। जो शैंक का डायमीटर आपको दे रखा है, इसी से हम क्या निकालेंगे, रिवेट का साइज कैलकुलेट करते हैं डायमीटर ऑफ शैंक से।
ना। ये आपको पता ही होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बाकी रिविट के केस में क्या, अच्छा हाँ, वो रिविट के केस में होता है ना 1.5 वाला, तो इसमें होता है वो ग्रॉस डाया किसके बराबर होता है, नॉमिनल डाया प्लस 1.5। अगर 25 mm से कम है तो 25 mm से कम होगा ना, तो अगर डाया है 25 mm से कम है, और अगर 2 ऐड कर देंगे अगर 25 mm से ज़्यादा होगा, ये 2 हो जाएगा कब, जब डाया 25 mm से ज़्यादा हो जाएगा, तो नॉमिनल डाया प्लस 2 कर देना है ना। ये रिविट के इसमें होता है। बाकी अगला क्वेश्चन आपका, नेट शेयर एरिया ऑफ 20 mm बोल्ट एट थ्रेड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। नेट शेयर एरिया निकालना है एट थ्रेड में, ठीक है। 20 mm बोल्ट दे रखा है आपको, है ना, तो आपने ये पढ़ा होगा जो थ्रेड वाला एरिया होता है, ए एन पी से डिनोट करता हूँ उसे, तो किसके बराबर होता है, 78% किसके, शैंक के एरिया के, है ना। ये आपने पढ़ा होगा शैंक ऑफ बोल्ट। जैसे ऐसा कुछ मान लेते हैं, ये कोई बोल्ट है और इसमें थ्रेड्स लगे हुए हैं, ये थ्रेड्स हैं जिसको घूमते हैं ना ऐसे, नट जिसमें घूमता है ऐसे, तो ये ऐसे 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 ये हमारे थ्रेड है ना, तो थ्रेड बोलते हैं, आपको पता होगा। तो ये थ्रेड वाला एरिया होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, तो शैंक से कम होगा तो इसको हम 78% लेते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो 0.78 इंटू शैंक का एरिया आपको 20 mm बोल्ट दे रखा है, तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, mm में ही रख लेते हैं क्योंकि mm स्क्वायर में ही निकालना है ना। तो 4 से 4 ये कितना हो गया, 100 हो गया, तो 0.78 इंटू 3.14 इंटू 100 है, तो 78 इंटू सीधे 3 से गुणा कर दीजिए आप, 8 9 24, 2 बचा, 7 7 21, 22 23, तो 234 आ रहे हैं, तो थोड़ा और ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि हमने 0.14 को तो कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि 3 से डायरेक्टली गुणा करें तो 0.14 से भी इंटू करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। क्या आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, काफ़ी दूर दूर हैं, 400, 314, 245, 157, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, पूरा इंटू करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो कितना, 234 से थोड़ा ज़्यादा कितना हो गया, 245 के आसपास ही आएगा ये आंसर आपका, है ना, mm स्क्वायर 245, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर IS 800 1984, what is the axial tension for mild steel power driven rivets is, है ना, एक्सियल टेंशन पूछा हुआ है। तो मैंने आपके लिए टेबल तो लाया था इसी में, ये रही आपकी वो टेबल, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट फिर फील्ड रिवेट, तो आपने इसको याद भी किया होगा 100 90 80 करके ऐसे याद किया होगा ना, सॉफ्ट रिवेट के लिए 100, फील्ड रिवेट के लिए 90, हैंड ड्रिवन रिवेट के लिए 80, 100 90 80, ये 10% कम होती है जो सॉफ्ट रिवेट से फील्ड रिवेट, 10% कम होती है एक्सियल टेंशन, शेयर में भी 100 90 80, और बेरिंग में 300 270 और 250, तो 10% कम कर दिया, यहाँ भी 10%, ये 10% कम नहीं है, ये आपको याद रखना है, 80 80 250 से भी याद रखते हैं आप, ऐसे भी याद रखते हैं, ये दोनों तो आपको याद रहते हैं, ये 250, ये तीनों क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये तीनों वैल्यू, है ना, तो ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। बाकी ये दोनों कभी कभी पूछे जाते हैं, इनको आप गो थ्रू कर सकते हैं, है ना, बाकी आपको PDF तो मिल ही जाएगी। एक्सियल टेंशन पूछा हुआ है पावर ड्रिवन रिवेट्स का, तो 100 हो गया हमारा, 100 वैसे आपको दे नहीं रखा, सॉफ्ट रिवेट है फील्ड रिवेट, अगर दे रखा होता फील्ड रिवेट के लिए 90, सॉफ्ट रिवेट के लिए 100, तो ऑप्शन में भी एक ही है वैसे तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
In a riveted joint, when the number of rivets decreases from the innermost to the outermost row, the joint said to be. उस जॉइंट को क्या कहते हैं? जब अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो रिवेट के जो नंबर ऑफ रिवेट है वो डिक्रीज हो रहे हैं ना. तो आपके लिए इमेज बना देते हैं यहाँ पे. ये कोई प्लेट हो गई, इसका ये मिडल सेक्शन हो गया, एक साइड ये है ना, 1 2 3 4. यहाँ पे 1 2 कम हो रही है ना, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 3 4 1 2 3 1 2 1. इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है. तो ये वाला जो है, ये जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है, ये कौन से रिवेटेड है? चेन रिवेटिंग, जिगजैग रिवेटेड, डायमंड रिवेटेड या सिंगल रिवेटेड. इसको हम क्या बोलते हैं? डायमंड रिवेटेड. ये आपको पता ही होगा. ये जो हमारा क्या है, डायमंड रिवेटेड वाला डायग्राम है. तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया. अगला क्वेश्चन हमारा, अ सॉलिड स्टील प्लेट हैविंग yield strength of 250 MPa, the design strength in yielding is 200 Newton per mm square, 217, 227 या 250 Newton per mm square. तो डिजाइन स्ट्रेंथ इन यील्डिंग पूछा हुआ है, यील्डिंग के लिए ना. तो ना यील्डिंग में पूछा हुआ है और आपको यील्ड स्ट्रेंथ 250 MPa दे ही रखी है, यानी कि आपको F5 दे रखा है 250 MPa. और आपको पता है ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्ड कितना लेते हैं, यानी कि गामा एम नॉट कितना लेते हैं? 1.1 लेते हैं. ये क्या है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है ना, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी बोल सकते हैं, फैक्टर फॉर यील्डिंग. ये आपको पता है 1.1 होता है. तो आपको डिजाइन स्ट्रेंथ इन यील्डिंग पूछा हुआ है, तो डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? डिजाइन स्ट्रेंथ इन यील्डिंग, तो ये कितनी हो जाएगी? F5 डिवाइडेड बाई गामा एम नोट है ना. तो F5 आपको दे ही रखा है 250 डिवाइडेड बाई 1.1, यानी कि कितना हो गया? 2500 डिवाइड बाई 11. सीधे 11 से काट देते हैं. 11 दूनी 22, 30 बचा, 11 दूनी 22, 8 11 सत्ते 77, 30 11 दूनी 22, यानी 227.2 समथिंग आ रहा है. तो 227 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया. तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया. बाकी तो कुछ है नहीं ऐसा समझने वाला. आपसे अगर पूछा जाता है गामा M1, यानी कि गामा M1 की वैल्यू कितनी होती है? वो कितनी होती है? 1.25 होती है. इसके लिए बोल्ट मटेरियल के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट मटेरियल कितना होता है? 1.25 होता है गामा M1. अगर हम बल्किंग की बात करें, बल्किंग में भी कितना होता है? 1.1 ही होता है. हाँ, गामा एम नॉट बल्किंग में भी 1.1 ही होता है. हाँ, ये भी आपको पता होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वर्किंग शेयर स्ट्रेस ऑन द ग्रॉस एरिया ऑफ ए रिवेट एज रिकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड इज. वर्किंग शेयर स्ट्रेस ऑन ग्रॉस एरिया ऑफ रिवेट, ठीक है, कितना लेते हैं? तो वैसे तो ये आपको मुँह जबानी याद होना चाहिए कितना होता है. ये होता है हमारा 1025 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. बाकी आप इसको निकाल भी सकते हैं, बट ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए. जैसे मुझे याद है तो ये आपको भी याद होना चाहिए. बाकी आप टाउ एवरेज आपको पता है कितना होता है? 0.4 F5 होता है ना. और 0.4 F5 की वैल्यू 250 रखेंगे, 25 चौके 100, यानी कि 100 MP हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर. अगर आप इसको kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 9.81 न्यूटन हो गया.
और mm स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, मिली सेंटी यानी कि 10⁻²। ऊपर जाके ये 2 0 ऐड हो जाएंगे और उसको डिवाइड कर दिया, मतलब सीधे 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 हट जाएगा, तो 1000 बचेगा। लेकिन हमने यहाँ पे वैल्यू कम हुई है, तो ये वैल्यू कम हुई है, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो 1000 से थोड़े बढ़ के कितनी हो जाती है, 1025। बाकी आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। बाकी ऑप्शन में भी आपको पता है 1025 बहुत दूर दूर है, तो ये थोड़ा 10 से कम था, तो ये थोड़ी सी वैल्यू 1000 से बढ़ जाएगी, है ना। तो ये 1025 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी आपको याद होना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ट्रस्ट मेंबर कंसिस्ट ऑफ ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल दे रखा है आपको 100 × 75 × 8 mm connected to a gusset plate by using riveted connection. The gross diameter rivet in the design of riveted joint may be taken as। gross diameter हम कितना लेंगे, एंगल दे रखा है आपको 100 × 75 × 8, एक गसेट प्लेट से ऐड है, यानी कि ऐसा कुछ आपका एक गसेट प्लेट है और इससे हमने एक एंगल जोड़ दिया है यहाँ। ये तो थोड़ा कम ही है ना, इसको यहीं पे रखते हैं। ये आपका 75 है, ये आपका 8 है और ये आपका 100 है ना। ऐसा कुछ है, आपसे ग्रॉस डाया रिवेट पूछा हुआ है। तो अच्छा हाँ, आपने अनविन फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, अनविन फॉर्मूला पढ़ा है आपने, अनविन फॉर्मूला, उसमें थिकनेस से आप क्या निकाल सकते हैं, डाय निकाल सकते हैं। डाय क्या होता है, 6.01 √t या 6.04 √t भी दिखेगा आपको कहीं कहीं, तो 6.01 ही से याद रखना है आपको, 6.01। और थिकनेस ऑफ एंगल कितनी है, 8 है, ये 8 है ना। तो 6.01, 2 तो बाहर आ गया, इंटू 2 × √2, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, है ना। 6 दूनी 12 और √2 कितना होता है 1.41। 1.4 से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 5 48, 8 4 बचा, 12 कम 12, 12 4 16, 168। बाकी आप 1.4 यानी कि 16.8 के आसपास था। तो अच्छा, ये तो वो है ना, अभी तो हमें ग्रॉस डाया निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें ग्रॉस डाया पूछा हुआ है ना। तो ये कितना हो गया, 17 mm मान लेते हैं इसको हम। ग्रॉस डाया के लिए हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे रिविटेड में, अगर 25 mm से कम होता है, 25 mm से कम होता है तो क्या करते हैं 1.5 ऐड करते हैं, ये हमने पढ़ा था ना अभी। तो इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.5 mm। तो हमारा ग्रॉस डाया कितना हो गया, ग्रॉस डाया है ना, तो ग्रॉस डाया 18.5 mm। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द डायमीटर ऑफ रिवेट सैंक इज d, देन द डायमीटर ऑफ स्नैप हेड और पेन हेड विल बी। आपको रिवेट का डायग्राम तो हमें रिवेट का डायग्राम तो हमें है ही ना हमारे पास। ये हमारी रिवेट है, इसमें आपको दे रखा है शैंक का डाया, आपको d दे रखा है, ये आपको d दे रखा है। अब आपसे पूछिए हुए ये वाली वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, तो ये होती है 1.6 d। ये आपको याद होनी चाहिए। अगर हम स्नैप हेड या पेन हेड की बात करें तो ये कितनी होती है 1.6 d होती है। तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। इसमें से समझने वाला कुछ नहीं, हमें याद रखने वाला है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच इन स्टैगर्ड रिवेटेड कंप्रेशन जॉइंट। स्टैगर्ड रिवेटेड पूछा हुआ है किसमें, कंप्रेशन जॉइंट में। मैंने आपको बताया था ना स्टैगर्ड रिवेटेड में क्या होता है, 50% ऐड कर लेते हैं नॉर्मल में कितना होता है कंप्रेशन में 12T और 200 mm, तो 50% ऐड कर देंगे, 18 यानी कि 18T और 300 mm। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना। चलो लिख ही लेते हैं। स्टैगर्ड रिवेटेड में क्या करते हैं हम, 50% ऐड कर देते हैं, आपने पढ़ा होगा। और नॉर्मल कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन जॉइंट में नॉर्मल में क्या होता है, सॉरी 12T या 200 mm होता है, इनसे जो मिनिमम होगा। और स्टैगर्ड में क्या होगा, 50% कर दिया, 12 6 18 और यहाँ भी 50% कर दिया 300 mm। तो ये कंप्रेशन, अगर टेंशन में बात करें, टेंशन में कितना होता है 24 16T और 200 mm होता है। और स्टैगर्ड में क्या हो जाएगा 24T 300 mm। तो कंप्रेशन पूछा हुआ था आपसे, कंप्रेशन, तो यहाँ पे स्टैगर्ड में क्या होगा 300 mm। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, द नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज गिवन बाय 2.5 kb d into t into fu। ये आपको फॉर्मूला पता होगा बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का, वेयर kb डिपेंड्स ऑन एज डिस्टेंस, बोल्ट डायमीटर, होल डायमीटर, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट। अब इसमें से आपको बताना है कौन कौन से सही है ना। तो आपने नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट तो आपको पता है 2.5 kb इंटू डी इंटू टी इंटू एफ होता है। नॉमिनल बेयरिंग को पी से दिखा देते हैं क्योंकि बोल्ट को बी से दिखाते हैं, तो दो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं होती हैं। एन पी बी कितना होता है 2.5 kb इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू, ये तो आपको पता है। अब के बी किस पे डिपेंड करता है, ये आपसे पूछा हुआ है। ये होता है मिनिमम ऑफ, आपको पता है P डिवाइडेड बाई 3D नॉट या P डिवाइडेड बाई 3D नॉट माइनस 0.25 या एफ यू बी डिवाइडेड बाई एफ यू या 1, इनमें से जो सबसे कम होगा उस पर डिपेंड करेगा। ये तो आपको याद ही होगा, ये डिवाइड बाई 3D नॉट, उसमें P डिवाइड बाई 3D नॉट माइनस 0.25 करके ऐसे याद रख लेना है। एफ यू बी अपॉन एफ यू आपको याद होगा, 1 भी आपको याद होगा, है ना। तो इन पे डिपेंड करता है। अब पहला आपको दे रखा है एज डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर ही रहा है। दूसरा है बोल्ट डायमीटर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना कहीं पे भी। ये क्या आपका होल का डायमीटर है। और तीसरा है होल डायमीटर है ना, होल है, ये एज डिस्टेंस है। तो दो पे तो नहीं कर रहे, पहले पे कर रहा है, तीसरे पे कर रहा है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट। तो ये बोल्ट का होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, ये वाला प्लेट के लिए होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट, है ना। तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन 1 3 4 5, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द शेयर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट आर 100 Newton, 120 Newton and 150 Newton respectively if the strength of unriveted plate, यानी कि
स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट दे रखी है, अनरिवेटेड प्लेट यानी कि इसमें कोई रिवेट नहीं लगी है, नॉर्मल प्लेट है, उसकी स्ट्रेंथ दे रखी है 200 न्यूटन। द एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऊपर पढ़ चुके हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला नॉर्मली यहाँ भाषा में बोला जाए तो रिवेट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। रिवेट वैल्यू जो सबसे मिनिमम हो गई, इनमें से सबसे मिनिमम वाला लेना है हमें, तो इन तीनों में मिनिमम क्या है 100 न्यूटन, यानी कि शेयर स्ट्रेंथ सबसे मिनिमम है, तो 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कितनी रखी है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन 1/2 यानी कि 50% हमारी क्या होगी एफिशिएंसी आ गई। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। Two plates are connected by lap joint using 4 bolts of 20 mm diameter. If the joint is subjected to a tensile force of 100 kN, the shear stress in the bolt is, shear stress पूछा हुआ है आपसे, टेंसाइल फोर्स आपको दे रखा है और आपको बोल रहे 4 बोल्ट दे रखे हैं 20 mm डायमीटर के, ना 2 प्लेट हैं लैप जॉइंट, तो आपसे दे रखे हैं 4 बोल्ट दे रखे हैं। अगर मान लेते हैं ये टेंसाइल फोर्स द जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स 100 kN ले रहे हैं, 4 बोल्ट कितने 100 kN ले रहे हैं, 100 kN, तो एक बोल्ट कितना लेगा डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100 यानी कि 25 kN ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे पूछा शेयर स्ट्रेस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये तो सभी को पता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फोर्स कितना हो गया, एक वोल्ट के लिए 25 न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं 1000 हो गया। एरिया आप ले लेते हैं पाई4 डी स्क्वायर, डी कितना है 20 mm डायमीटर, तो 20 mm में ही रखना है इसको क्योंकि न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकालना है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकालना है आपको। तो ये तो सीधे कट गया है ना, ये 2 0 भी कट गए, 3.14। आप इसको 3.14 यानी कि 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 24, 250, तो 80 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ बढ़ेगा ये, तो यहाँ से थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ये 3.14 रहेगा। अगर ये 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 80 आ रहा है, 80 के आसपास आ रहा है, 8 9 24, 80 1 82 83 आएगा ना, 8 24 10 8 3 3 9, तो ये 83 आ रहा है। अगर 3.14 से भी डिवाइड करेंगे तो ये कम हो जाएगा, 83 से थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे आसपास क्या है हमारा 79.6 है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना, बाकी आप समझ ही गए नॉर्मली हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, इजी तरीके से करनी है ना। बस आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपको किसी नए सब्जेक्ट के साथ तो नहीं मिलेंगे, हम फ्लूइड मैकेनिक्स ही स्टार्ट करेंगे, या तो पार्ट 2 लेके आएंगे आपके इजी लेवल का या तो फिर मॉडरेट लेवल के लेके आएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।